वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिवर्स। इतिहास विषय की जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की हमारी आज दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने इतिहास के स्रोत के बारे में ही अध्ययन किया था, लेकिन हमने उसमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। अब आज ये उसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत को पढ़ लिया था और हमने कहा था कि अब हम अगली क्लास में साहित्यिक स्रोत को देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमने अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, पात्र, मूर्तियाँ, इन सब के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। अब आज की इस क्लास में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में उसी तरह से बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। देखिए, तो साहित्यिक स्रोत को भी अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड करके देखते हैं। पहला, धार्मिक साहित्य, ऐसा साहित्य जिसमें धार्मिक चीज़ों को मेंशन किया गया है, और धर्मेतर साहित्य मतलब कि गैर धार्मिक, वैसे साहित्य जो धार्मिक साहित्य नहीं है। तो पहले हम धार्मिक साहित्य को देखते हैं, फिर धर्मेतर साहित्य को देखेंगे। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको पूरी कराई जाएगी। देखिए, अगर धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य में वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये कुछ ऐसे धार्मिक साहित्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हमें उपलब्ध हैं। अगर ये सारे धार्मिक साहित्य हमारे पास ना होते तो शायद हम आज से हजारों सैकड़ों साल पुराने इतिहास के बारे में उतनी गहरी जानकारी नहीं रखते जितनी कि आज रखते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं और इनके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम वेदों की बात करें तो वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये इतिहास के अत्यंत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। अगर वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इनमें से सबसे ज़्यादा पुराना वेद है, इसलिए ऋग्वेद का जो समय माना जाता है उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। और बाकी के इन 3 ग्रंथों के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल। ये चारों के चारों वेद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हमें इन वेदों के माध्यम से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में और साथ ही साथ राजनीतिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वेदों के माध्यम से हमें तत्कालीन धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है कि उस समय का धार्मिक जीवन किस तरह का रहा होगा। जैसे कि जो वेद हैं, वेदों में हमें उस समय के किन किन देवी देवताओं की पूजा होती थी ये पता चलता है। हमें पता चलता है कि वैदिक काल में इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे। इंद्र हो गए। उस समय अग्नि, वरुण, सोम, ये कुछ महत्वपूर्ण देवता हैं जिनका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। साथ ही साथ उस समय इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण देवी देवताओं की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। और उस समय किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है, किस उस समय की संस्थाएं थी, जैसे कि सभा, समिति, इन सभी चीज़ों का उल्लेख हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। उस समय के लोग किस प्रकार के उद्योग धंधे करते थे, उनकी कृषि, उनका पशुपालन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें वेदों से पता चलता है। वेदों में अगर पशुपालन की बात करें तो गाय बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय का पशु माना जाता है गाय को। गायों के लिए तो वैदिक काल में युद्ध भी हुए हैं, तो इसलिए हमें पता चलता है कि उसमें गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। पशुपालन किस तरह का था, उस समय के लोगों का जीवन यापन कैसा था, किस तरह का उनका रहन सहन था, उनका राजनीतिक जीवन कैसे था, जैसे हमने सभा समिति के बारे में देखा। धार्मिक जीवन कैसा था, जैसे कि हमने कुछ महत्वपूर्ण देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि के बारे में सुना। ये सारी चीज़ें जो पता चलती है कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, ये कैसे पता चलता है? ये हमें वेदों से ही तो पता चलता है। तो इस प्रकार जो वेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं और ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। इस तरह से आपने देखा कि वेद इतने महत्वपूर्ण हैं। और आगे हम दूसरे बिंदु की बात करें तो वेदांग। देखिए,
वेद जो थे वो काफ़ी कठिन भाषा में लिखे गए थे, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, क्योंकि वेद इतने क्लिष्ट लिखे गए थे कि उसे बहुत ही ज्ञानी, जो उस समय के पढ़े लिखे लोग थे, वही समझ पाते थे। सब किसी के समझने की बस की बात नहीं थी। उसकी व्याख्या, उसका वर्णन करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों के कितने प्रकार हैं? 6। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वेदांगों की कुल संख्या 6 है। और वो कौन कौन से हैं? पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो पुराण भी काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। पुराण भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। अगर कोई आपसे पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है तो आप बताइएगा 18 है। इनमें से मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण, ये कुछ ऐसे पुराण हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं। वैसे तो इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पुराण हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं। और प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए पुराण बहुत उपयोगी हैं। अगर हमारे पास पुराण उपलब्ध ना होते तो शायद हमारे जो इतिहासकार हैं, जो आज हमें सांस्कृतिक इतिहास देखने को मिलता है, वो शायद इस तरह की रचना नहीं कर पाते। इन्हीं पुराणों की सहायता से भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने में इतिहासकारों को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अब अगर अगले पॉइंट में हम देखें तो उपनिषद भी बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने समझने के लिए, इतिहास लेखन के लिए उपनिषदों की महत्ता कम नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद अगर उदाहरण के रूप में देखें तो कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक। वैसे तो उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है। तो आपने कभी बचपन में एक कहानी सुनी होगी, यम और नचिकेता की कहानी। यम और नचिकेता की कहानी, जिसमें यम और नचिकेता के बीच में संवाद होता है। तो ये कहानी हमें कठोपनिषद से ही मिलती है। सोचिए, अगर हमारे पास कठोपनिषद ना उपलब्ध होता तो हमें यम और नचिकेता की ये कहानी पता ही नहीं होता, और ना आज हम इतिहास में इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि उपनिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बस एक एग्जाम्पल है कि कठोपनिषद से यम और नचिकेता की कहानी मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें उपनिषदों से पता चलता है, और इतिहास को जानने और समझने में हमें योगदान मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपको परीक्षा के समय मैटर जुटाने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, अगला जो हमारा है वो है महाकाव्य। महाकाव्य वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रघुवंशम, रामचंद्रिका, ऐसे बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट महाकाव्य हैं। लेकिन अगर महाकाव्यों की बात करें तो रामायण और महाभारत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। ये दोनों महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। रामायण और महाभारत ये दो ऐसे महाकाव्य हैं जिससे हमें इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त होती है। आप सब लोग भली भांति जानते होंगे कि रामायण में भगवान राम की कथा का वर्णन है, और महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध का वर्णन है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने किया था, और महाभारत की रचना ऋषि वेदव्यास ने किया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप याद कर लीजिए। ये अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होंगे। कथा कहानी लिखने से बेहतर होता है कि आप अपनी कॉपी में अच्छी बातें और अच्छे फैक्ट लिखा करिए। तो अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में हमने देखा कि भगवान राम के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो क्या सिर्फ भगवान राम के बारे में ही नॉर्मल जानकारी मिलती है? इसमें और कुछ नहीं पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा रहा होगा। आपने देखा होगा कि उस समय में बड़े बड़े रथ वाहन प्रयोग किए गए, तो उस समय धातुओं का प्रयोग, किन किन धातुओं का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ लोगों का खान पान कैसा रहा होगा, सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी,
किस प्रकार का वर्ण विभाजन था, ये सारी जानकारी हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से, महाकाव्यों से पता चलता है। अगर हम महाकाव्य को देखें, अगर इसके शब्द को समझने का प्रयास करें तो महाकाव्य में देखें तो महा प्लस काव्य इन दो शब्दों से मिलकर बना है। महा मतलब महान, काव्य मतलब ऐसा जो कि पद्य रूप में लिखा गया हो, जो कि कविताओं के रूप में लिखा गया हो। तो कविताओं के बहुत बड़े संग्रह को, बहुत व्यापक संग्रह को महाकाव्य कहेंगे हम। तो इस प्रकार से रामायण और महाभारत से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें इतिहास की पता चलती है। अगर आज हमारे पास रामायण और महाभारत उपलब्ध ना होते तो शायद हमें इतिहास की उतनी बेहतर समझ भी ना होती जितनी कि आज है। तो इसलिए महाकाव्यों के इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम आगे देखें तो बौद्ध साहित्य, देखिए बौद्ध साहित्य और इसके साथ साथ जैन साहित्य, ये दो ऐसे साहित्य हैं जो कि इतिहास की बहुत व्यापक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ ये ऐसे साहित्य हैं जिनकी सत्यता पे बहुत कम प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब तीन तरह के पिटक। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध साहित्य से भारत और विदेशों के सांस्कृतिक संबंधों पर गहरा प्रकाश पड़ता है। अब आखिर बौद्ध साहित्य से हमें विदेशों के बारे में कैसा गहरा प्रभाव पड़ता है, देखिए बौद्ध धर्म भारत का एक ऐसा धर्म था जो भारत में तो विस्तृत रूप से फैला था ही, साथ ये भारत की सीमाओं को पार करके भारत के पड़ोसी देशों तक भी इसका बहुत ही व्यापक विस्तार हुआ। जैसे कि मध्य एशिया, चाइना, जापान, कंबोडिया, इस तरह से बहुत सारे देशों में भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो इसलिए हमें भारत के बारे में तो बौद्ध साहित्यों से पता चलता ही है, साथ साथ विदेशों के साथ भारत के किस तरह के संबंध थे ये भी हमें जानकारी बौद्ध साहित्यों से पता चलती है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा का भी पर्याप्त वर्णन मिलता है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा क्या विशेष हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि महाजनपदों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें कुल 16 प्रकार के महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो आप देख रहे हैं कि बौद्ध साहित्य का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो अगर हमारे पास ये बौद्ध साहित्य उपलब्ध ना होते तो इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें इतनी व्यापक जानकारी भी ना होती और इतिहासकार आज का इतना व्यवस्थित इतिहास लिखने में शायद उतने सक्षम ना होते। तो इस तरह से बौद्ध साहित्य जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत और साहित्य के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है। अगर आगे देखें हम जैन साहित्य के बारे में तो जैन साहित्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल बौद्ध साहित्य की तरह ही। बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य भी काफ़ी उपयोगी ऐतिहासिक स्रोत है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। देखिए जैन ग्रंथ तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन 12 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैन ग्रंथ में एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से हमें महावीर के जीवन के बारे में पता चलता है। महावीर के जीवन में महावीर जो कि जैन साहित्य के 24वें तीर्थंकर थे, इनके बारे में हमें भगवती सूत्र से पता चलता है। और साथ ही साथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। अभी हमने देखा कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से भी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिल रहा है। और इसी तरह जैन ग्रंथ के भी भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिल रहा है। तो इस तरह ये दोनों ही ग्रंथ कहीं ना कहीं एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं कि हाँ ये सही है। और एक ग्रंथ है भद्र बाहु चरित्र, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था और काफ़ी प्रतापी शासक था। तो इसके बारे में भी हमें जैन ग्रंथ जिसका नाम है भद्र बाहु चरित्र उससे पता चलता है। इस प्रकार जैन साहित्य से हमें तत्कालीन मतलब उस समय के भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। और अगर हम आगे देखें तो इस तरह से हमने बहुत सारे धार्मिक साहित्यों के बारे में तो देखा ही देखा। अब हम कुछ धर्मेतर साहित्य के बारे में देखते हैं। ऐसे साहित्य जो कि
धर्म विशेष से संबंधित नहीं थे, लेकिन थे काफ़ी इम्पोर्टेंट। जैसे कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उसके बारे में हमें विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से पता चलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। और भी बहुत सारी बातें हमें कौटिल्य के जिस प्रकार की कौटिल्य ने जिस तरह की चालें चली थी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, वो सारी चीज़ें हमें देखिए इन ग्रंथों से पता चलता है। और अगर हम आगे देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हमें पूरे मौर्य प्रशासन के बारे में पता चलता है। उस समय राजनीति कैसी थी, मौर्य प्रशासन किस तरह से संचालित होता था, किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, कौन कौन से अधिकारी किस विभाग से थे, जैसे कि पौतवाध्यक्ष नापतौल का अधिकारी था, लक्षणाध्यक्ष जो कि टकसाल का अधिकारी था, फिर आक्राध्यक्ष जो कि आपके खान और खनन विभाग का अधिकारी था। इसलिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र से पता चलती है। इसी तरह पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। पतंजलि का महाभाष्य, इससे हमें पतंजलि के महाभाष्य से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, किस प्रकार से शुंग वंश का प्रशासन था उस समय, जो अश्वमेघ यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने, वो सारी चीज़ें हमें पता चलता है। फिर कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ये कुछ ऐसे धर्मेतर साहित्य हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका आप चाहे तो अपनी तरफ से भी किताबों से पढ़कर मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे लिए ऐतिहासिक स्रोत इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके हमने सब कुछ समझने का प्रयास किया। और पिछली कक्षा में हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, और आज की इस क्लास में हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने धार्मिक साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और साथ ही साथ धर्मेतर साहित्य को भी देखने का प्रयास किया कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए इन सब का स्क्रीनशॉट। जो कि आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करने में सहायता प्रदान करेंगे। और तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आपका जो नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक होगा उसे बिल्कुल शुरू करेंगे सीक्वेंस में, और इस तरह से डिटेल डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।